हाँ जी, नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या है? तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक मेजर एक्ट है, बट लोग उसको माइनर एक्ट मानते हैं। एक ये हुआ, एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उस पर भी 170 सेक्शन है। तो लोगों को लगता है ये दोनों एक्ट इतने ईजी हम कर लेंगे, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं ना तो बड़े खतरनाक है। सेक्शन 13 टीपी एक्ट, सेक्शन 14 टीपी एक्ट, पता ही नहीं क्या कहता है, अनबॉर्न पर्सन को कब ट्रांसफर करेंगे, करनी करेंगे, रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी क्या है, लिमिटेड कंडीशनल लिमिटेशन क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एंसिलरेशन क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस क्या है, डॉक्ट्रिन ही डॉक्ट्रिन है यहाँ पे। तो कहने को देखने को ये माइनर एक्ट है, लेकिन पढ़ने में माइनर एक्ट नहीं है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये बड़ा सुंदर कानून है हमारा। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं। क्या करेंगे? प्रॉपर्टी को। आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हो ना वो यहीं पे आती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टी है। कितनी तरह की प्रॉपर्टी है? दो तरह की प्रॉपर्टी है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी को यहाँ पे बेचा जा सकता है। तो क्या कहा, मैं यहाँ पे दो तरह की प्रॉपर्टी को बेचूंगी, आपको खरीदनी है तो बता देना। पहली बेचूंगी मैं आपको मूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बेचूंगी? मूवेबल। और दूसरी बेचूंगी मैं आपको इमूवेबल। तो क्या मैं यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी को बेच सकती हूँ? नहीं। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? तो यहाँ प्रॉपर्टी में करती हूँ मैं ट्रांसफर। क्या करती हूँ मैं? ट्रांसफर। और ये ट्रांसफर कैसे होता है? तो जब भी हम ट्रांसफर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सेल, बेच दिया। आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ट्रांसफर के कितने वे हो सकते हैं। पता है आपको कितने तरीके से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो? मैं बताती हूँ। नंबर 1, कितने तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो? नंबर 1 कहता है सेल करके, नंबर 2 कहता है मॉर्गेज करके, नंबर 3 कहता है लीज करके, नंबर 4 कहता है एक्सचेंज करके, नंबर 5 कहता है गिफ्ट करके, और नंबर 6 कहता है एक क्लेम भी है, बाय क्लेम। और उस क्लेम का नाम क्या है पता है? एक्शनेबल क्लेम, क्लेम करके। तो अब आज के बाद किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का मतलब सिर्फ उस प्रॉपर्टी को बेचना ही नहीं होता है। ट्रांसफर के बहुत सारे वे हैं। अब यहाँ पे दूसरा आया कि क्या मैं यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। लिख दो, गांठ बांध के लिख दो कि मूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जाएगी। यदि मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आऊंगा तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी वो कौन सी होगी? यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी वो प्रॉपर्टी आपकी सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी? इमूवेबल। तो पहली चीज आपकी क्लियर कि यहाँ पे सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, मूवेबल नहीं होगी, वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, हम बात करते हैं मॉर्गेज। तो सेल तो क्लियर हो गया, हम बात करते हैं मॉर्गेज की। क्या हम मूवेबल प्रॉपर्टी का मॉर्गेज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर आपने मूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया तो उसको मॉर्गेज कहते नहीं है, उसको प्लेज कहते हैं। तो लिखो प्लेज। वो हम कहां करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इसका मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना है तो टीपी एक्ट लगेगा, और मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना है तो टीपी लगेगा, और मूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना है तो उसको प्लेज कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लेज। कैसे? एग्जाम्पल बताती हूँ। क्या होता है बेटा, एक बच्चा लॉ करना चाहता है बड़ी बड़ी कॉलेजों से, वो एनएलयू से पढ़ना चाहता है। एनएलयू का खर्चा आता है 25 से 30 लाख रुपए। तो पिताजी क्या करते हैं? उनके पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जमीन होती है। तो पिताजी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को देते हैं, उसके बदले में 30 लाख रुपए का लोन लेकर आ जाते हैं। तो वो जो प्रॉपर्टी जिसको दी उसको कहते हैं मॉर्गेज रखी हुई है। क्या कहते हैं? मैंने प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी है, मैंने प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी के कागज मॉर्गेज रख दी हैं, बदले में पैसे लिए है, एवरी मंथ उसका इंटरेस्ट दे देते हैं या ईयरली इंटरेस्ट दे देते हैं, और एक ड्यूरेशन के लिए होता है, और जब वो ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है तो मूल अमाउंट वापस दे देते हैं। इस ट्रांजेक्शन को कहते हैं मॉर्गेज। अगर मैं बात करती हूँ कि पिताजी ने पढ़ाई के लिए गोल्ड किसी के पास रखा है और गोल्ड पर पैसे उधार लेकर आए, तो वो मॉर्गेज नहीं, उसको बोलते गिरवी। कहते ना, हमने सोना गिरवी रख के पैसे लाए और पढ़ाई की है। तो जब मूवेबल प्रॉपर्टी को बेचते हो तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचते हो तो टीपी एक्ट। जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी के पास रख के पैसे लाते हो तो मॉर्गेज टीपी में, और जब मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी के पास रख के पैसे लेके आते हो तो दैट इज कॉल्ड आपका प्लेज, जो कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ते हैं। ओके, आगे चलते लीज। इस लीज की मैं कहानी सुनो हमारे राजस्थान वालों की। तो हमारे राजस्थान वालों की खासियत है, कोई जगह फिक्स हो जाती है इनकी। जैसे मेरे क्लास में स्टूडेंट आते हैं तो उनकी जगह फिक्स हो जाती है।
तो उनको ना जब भी वो क्लास में आएंगे वहीं बैठ के पढ़ने का मन करता है। अब मान लो किसी दिन वो लेट आई, दूसरा बच्चा बैठा है तो ऐसे मुंह करेगा, मैं मेरी जगह पे बैठ गया, तो दूसरे कहते तुम हटो मुझे, तो कहता तेरे के पट्टे कराई हुई है। तो हमारे पट्टा बड़ा जोरदार चलता है। राजस्थान में पट्टे के बिना बात नहीं होती। पट्टा मतलब ये जमीन मेरी है, हट तो यहाँ से, इसके कागज मेरे नाम है, दैट इज अ पट्टा। ठीक है, एक पट्टा होता है जो पिताजी तेज धनाधन ठोकते हैं, वो भी पट्टा है। एक ये लीज है पट्टा। इस लीज का मतलब ये होता है कि आप कोई प्रॉपर्टी लीज पर लेते हो और उस पर अपना काम करते हो। जैसे आपने ये प्रॉपर्टी ले ली, अब आप खेती बढ़ेगा कुछ भी काम करोगे, मुझे इस प्रॉपर्टी का पर मंथ आप रेंट दोगे, तो फिर तो रेंट ही हो गया है। तो फिर तो हम रेंट एक्ट में चले जाते हैं। तो रेंट एक्ट में हम रेजिडेंशियल पर्पस या कमर्शियल पर्पस से बिल्डिंग लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लेते हैं। क्या करते हैं? प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, घर जो भी लेंगे तो हम जाएंगे रेंट कंट्रोल एक्ट में। जब हम प्रॉपर्टी लेंगे जो बड़े बड़े लेवल पे होते हैं, जैसे बैंक क्या करती है, बैंक प्रॉपर्टी को लीज पर लेती है, क्योंकि वो कितने साल के लिए, क्योंकि रेंट तो 3-3 साल के अंदर होता है, वैसा ईयरली होता है, फिर मिनिमम 3 साल के लिए होता है, फिर मैक्सिमम 3 साल के लिए होता है, फिर 3 बार ईयर्स होता है। यहाँ पे लीज होती है वो ईयर टू ईयर कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो जिस प्रॉपर्टी को आप किसी पर्पस के यूज करने के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हो, मॉर्गेज है तो प्रॉपर्टी दी, पैसे लिए, इस बार आप प्रॉपर्टी ले रहे हो बदले में पैसे दे रहे हो कि भाई मैं उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता, वो पैसा भी दे सकते हो, वो सर्विस भी हो सकती है, वो क्रॉप्स भी हो सकती है, किसी भी वे में हो सकती है। तो ये आपका लीज है। तो ये किस पे होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी। यदि मान लो मूवेबल हो तो, जैसे मान लो ये मेरी प्रॉपर्टी है, अच्छी बारिश आई, खाली मैदान था, घास हो गई, आपके पास 100 गायें हैं, आप गौशाला चलाते हैं, आपने कहा साहब मैडम मैं आपके ये घास यूज करना चाहता हूँ, मैंने कहा घास यूज कर लीजिए। तो ये क्या है? ये लाइसेंस है। तो जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी से कोई मूवेबल थिंग्स लेने के लिए किसी को वो चीज़ देते हैं, राइट क्रिएट करते हैं, तो वो होता है लाइसेंस। तो ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी, और अगर मूवेबल हो जाए तो हो जाएगा लाइसेंस। और ये हम पढ़ते हैं ईजमेंट एक्ट में। मतलब देखा, एक कानून के साथ अगर उसकी थिंग्स का नेचर चेंज हो जाता है, यदि इमूवेबल है तो टीपी, यदि मूवेबल है तो कभी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कभी वो ईजमेंट एक्ट हो जाता है, कभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो जाता है। मतलब सिर्फ नेचर चेंज होने से थिंग्स की कानून बदल जाता है। ये कानून की कला है। तो आगे आपके पास लाइसेंस जो ईजमेंट एक्ट में पढ़ते हैं। फिर आता है एक्सचेंज। आपने देखा होगा, पुराना कुकर लाओ नया कुकर ले जाओ, दिस इज एक्सचेंज। पुरानी गाड़ी लाओ नई गाड़ी ले जाओ, 1000 रुपए का नोट दो, 100 रुपए के नोट ले लो, तो ये एक्सचेंज है। थिंग्स के बदले थिंग्स, पैसों के बदला पैसा। यदि एक थिंग्स और एक मनी है तो सेल हो जाएगा। तो एक्सचेंज में या तो दोनों थिंग्स होगी, जैसे गाड़ी के बदले गाड़ी, या फिर 1000 रुपए के नोट के बदले 100 रुपए के नोट, तो ये होगा एक्सचेंज। तो या तो दोनों थिंग्स या दोनों आपके मनी होगी। फिर आता गिफ्ट। गिफ्ट की मैं बात करूं तो हम अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देते ना, गिफ्ट शादी में गिफ्ट देते हैं, प्राइज देते हैं, गिफ्ट नहीं देते। गिफ्ट को कहते हैं दान। तो आप दान देते हो किसी को? नहीं देते ना अपन। तो गिफ्ट का मतलब प्राइज होता है, इनाम होता है, ठीक है। तो यहाँ आती है गिफ्ट। गिफ्ट मूवेबल प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों। गिफ्ट को अगर मैं बात करती हूँ तो सुंदर पढ़ने को मिलता है आपको मुस्लिम लॉ के अंदर। वहाँ पे होता है हिबा, बहुत बड़ा चैप्टर दे रखा है हिबा के बारे में। तो यहाँ पर जो है गिफ्ट, वो आप मूवेबल इमूवेबल दोनों का दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक शर्त है। शर्त ये है कि बदले में पैसे नहीं लेने, क्योंकि अगर बदले में पैसे लिए गिफ्ट के बदले तो वो तो क्या बन जाएगी? सेल बन जाएगी। एक्सचेंज में भी यही है, थिंग्स के बदले थिंग्स, मनी के बदले मनी। एक थिंग्स एक मनी है, सेल बन जाएगी। गिफ्ट के बदले हम कंसिडरेशन ले लिया तो क्या बन जाएगी? आपकी बन जाएगी सेल। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। क्या कहा? बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। सुना आपने? मैंने भी सुना। लेकिन गिफ्ट उसका एक्सेप्शन है। गिफ्ट कहता है कि अगर तूने कंसिडरेशन ले लिया, है तो कॉन्ट्रैक्ट, मैं तुम्हें मेरी जमीन जो है क्या कर रहा हूँ, गिफ्ट दे रहा हूँ, ये ट्रांजेक्शन भी कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में अगर पैसे ले लेता है तो सेल बन जाती है, तो गिफ्ट नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? सेक्शन नंबर 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन ये कहता है गिफ्ट बिना कंसिडरेशन के मैं तो ट्रांसफर करूंगा, लेना है तो ले, तो सामने लगा नहीं लेना है तो गिफ्ट कंप्लीट नहीं होगा। जबरदस्ती किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते, सामने वाले को तो एक्सेप्ट करना जरूरी है। और देन आता है एक्शनेबल क्लेम। ये क्या है भाई? ये क्लेम है। कैसा क्लेम? ट्रांसफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल बताऊं? सुनिए, मैंने जन्नत को 2 लाख रुपए उधार दिए। इधर जो है दीपंती मुझसे 2 लाख रुपए उधार मांगती, रोज कहती मैडम मेरे 2 लाख रुपए दो। अरे मैंने कहा मेरे जन्नत के 2 लाख रुपए आएंगे तेरे को दे दूंगी।
तो मैं क्या कर सकती हूँ, जन्नत से जो है 2 लाख रुपए का क्लेम है, मैं दीपंती को ट्रांसफर कर सकती हूँ कि जा तू जन्नत से ले ले। दीपंती भाग्य की जाती जन्नत, जन्नत मुझे उर्मिला मैम ने भेजा 2 लाख रुपए लेने के लिए, तो यस यहाँ पे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, एक ऐसा क्लेम जो आप डिमांड करते हो और वो किसी और को आप ट्रांसफर भी कर सकते हो। इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, एडीजे के एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, एक्शनेबल क्लेम के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ये मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी का होता है। तो अब समझ में आए ट्रांसफर। तो हमने आज तक ट्रांसफर प्रॉपर्टी का, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, सेल की। अरे भैया केवल सेल ही नहीं होता है, वो सेल के रूप में हो सकता है, मॉर्गेज के रूप में हो सकता है, लीज के रूप में हो सकता है, वो एक्सचेंज के रूप में हो सकता है, गिफ्ट भी हो सकता है और एक्शनेबल क्लेम भी हो सकता है। तो ये है आपका ट्रांसफर प्रॉपर्टी। देखने में कितना लगा, अरे वो छोटा है, पता चला इसमें है क्या चीजें। ये तो जो मैंने अभी बोला पार्ट 2 था, लो इसमें भी पार्ट है बिल्कुल। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 और 2 होता है, ठीक वैसे ही टीपी एक्ट में भी टीपी एक्ट पार्ट 1 और 2 भी होता है। तो आइए देखते हैं टीपी एक्ट के अंदर टोटल चैप्टर कितने हैं। तो टीपी एक्ट कहता है कि मेरे पास टोटल चैप्टर है आपके 8। टोटल सेक्शन कितने हैं, तो कहता है मेरे पास टोटल सेक्शन है 137। टोटल इसका कमिंसमेंट कब हुआ, 1 जुलाई 1882 को। कब हुआ, 1 जुलाई को। अच्छी डेट है, 1 जुलाई को हुआ। 1 जुलाई 1882 है। एक हमारा ईजमेंट एक्ट है, वो भी 1 जुलाई को है हमारा। ठीक है, हमारा क्या बोलते हैं 1 जुलाई को ईजमेंट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एक और एक्ट है लैंड रेवेन्यू एक्ट भी 1 जुलाई को। हाँ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी 1 जुलाई को। लिख दो, 3-4 एक्ट के नाम बता रही हूँ। टीपी एक्ट 1 जुलाई, ईजमेंट एक्ट 1 जुलाई, लैंड रेवेन्यू एक्ट, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1 जुलाई, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1 जुलाई, मोटर व्हीकल एक्ट 1 जुलाई। तो मैं कई बार जब जुलाई 1 आती है तो नई बिगनिंग भी होती है, एक तो जुलाई और 1 जुलाई को बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए 1 जुलाई। अब तो इस बार 1 जुलाई में सेलिब्रेशन करने मजा आएगा, इतने लोगों का एक एक में इतने से सेलिब्रेट करती हूँ। मैं तो सुनील सर बता आपको इन एक्ट के भी बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि मेरे तो जीवन ही कानून है। मैं तो सुबह से शाम तक कानून के साथ ही पढ़ती रहती हूँ, उन्हीं के साथ रहती हूँ पूरे दिन। तो कानून, हम वकीलों के लिए तो कानून ही सब कुछ है। तो मैं तो इनके बर्थडे भी सेलिब्रेट करती हूँ कि यस आज इसका जन्म हुआ है। जैसे आज 1 सितंबर है, आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हुआ। पहले 2 होते थे इसलिए केक काटते थे, अब अकेले हो गए तो अकेले के लिए कौन केक लाए, कौन काटे। ठीक है, तो 1 जुलाई को कितने सारे हैं। फिर आता सिग्नेचर डेट, कब हुआ सिग्नेचर, 17 फेब, 17 फरवरी को। इसको भी याद करने का एक तरीका है मेरे पास, 17 फरवरी। कैसे, 17 फरवरी को मेरी शादी की सालगिरह है, मतलब मेरी शादी 17 फरवरी को हुई थी। ठीक है, तो 17 फरवरी को याद कर सकते हैं हम। उसके बाद आता है आपके पास एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया। हम जब भी कोई कानून पढ़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया। कब हुआ, 31 अक्टूबर को, है ना। लेकिन जैसे सीआईपीसी एविडेंस बदला, बीएनएसएस हो गया, तो अब वहाँ पे ऐसी कोई डेट नहीं आती 31 अक्टूबर 2019, क्योंकि 2023 का हो गया। तो आपको एक सरप्राइज बताऊँ मैं, टीपी एक्ट डे 1 से जम्मू कश्मीर पे अप्लाई होता है, इसलिए टीपी एक्ट में 31 अक्टूबर 2019 मत लिखना। ये जम्मू कश्मीर में 1 जुलाई से ही लागू होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। चैप्टर 1 कहता मैं प्रीलिमिनरी हूँ। आप जब भी कोई भी कानून पढ़ोगे, आप एक चीज नोट करना, उस कानून का पहला चैप्टर प्रीलिमिनरी होता है। चाहे बीएनएसएस खोल के देख लेना, आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम देख लेना, आप लिमिटेशन एक्ट देख लेना, उन सब में आपका चैप्टर 1 क्या होता है, प्रीलिमिनरी होता है। कहाँ से कहाँ तक, 1 2 का 4, सबका अपना अपना होगा। तो आपका आज का एक होमवर्क लो, आप जो भी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो उन सबके बैरक निकालना, उससे एक फायदा मिलेगा। इस बहाने आप बैरक देख लोगे। जब आप बैरक खोलोगे तो उस बैरक के अंदर जितने भी चैप्टर 1 है उनको लिखना। ये क्या होगा, आपका छोटा सा होमवर्क होगा और इससे एक फायदा भी होगा। और फायदा ये होगा कि उसके बहाने आप क्या करोगे, उसके बहाने आपकी जो इतने सारे कानून के जो बैरक आपके घर में पड़े इतने सालों से, जो आपको पूरे पढ़ने हैं, जो आप खोल नहीं पाते, सब खुल जाएंगे और उनके ऊपर जो मिट्टी विट्टी लगी हुई वो भी हट जाएगी, ताकि आपको पता भी चलेगा वो कितने में प्रीलिमिनरी है। ठीक है, तो चैप्टर 1 कहता मैं हूँ प्रीलिमिनरी। जबकि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखा, उसमें आपने एक चीज नोट की, वहां पे चैप्टर 1 ही था, वहां पे था स्टार्टिंग प्रीलिमिनरी, और यहाँ पे क्या है, चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, 1 2 का 4। चैप्टर 2 कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एक नई चीज सीखते हैं, क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ पार्टीज। इसका मतलब यहाँ से पक्षकारों के कार्य द्वारा जो होगा वही आएगा।
लॉ के द्वारा नहीं। अच्छा, लॉ भी ट्रांसफर करती है? बिल्कुल। कब करती है बताती हूँ। आपने कभी इंडियन सक्सेशन एक्ट पढ़ा, हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ा? जब एक आदमी मरता है बिना विल किए तो उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी उनके वारिसों में ट्रांसफर हो जाती है। इसको कहते हैं ट्रांसफर बाय लॉ। तो याद रखना, सक्सेशन एक्ट में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो यहाँ नहीं आती। आपको पता पार्टीशन करती है कोर्ट, पार्टीशन करके ट्रांसफर करती है, वो भी यहाँ पे नहीं आती। तो यहाँ सिर्फ एक्ट बाय पार्टी, जैसे मैंने आपको बेचा, आपने मुझे पेमेंट दिया, मैंने मॉर्गेज रखा, आपने मुझे पेमेंट दिया, मैंने प्रॉपर्टी लीज पे दी, मैंने आपको पेमेंट दिया, एक्सचेंज, यहाँ से पार्टी कर रही है ना। लेकिन एक्ट बाय पार्टीज होने के बाद भी इसका एक एक्सेप्शन है। जिस तरह से पूरा लिमिटेशन एक्ट का एक्सेप्शन है सेक्शन 27, जिस तरह से बीएनएसएस के अंदर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन चैप्टर नंबर 2, ठीक है, ठीक, चैप्टर नंबर 3, ठीक वैसे ही टीपी एक्ट के अंदर एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 100, याद आ जाएगा, चार्ज। एक तरफ तो टीपी एक्ट कहता है कि मैं सिर्फ एक्ट बाय पार्टीज की बात करता हूं, वहीं सेक्शन 100 जो है आपका चार्ज से रिलेटेड है, और वो चार्ज कहता है कि भाई मैं तो भैया एक्ट बाय लॉ भी हो सकता हूं, एक्ट बाय पार्टीज भी हो सकता हूं, तो मैं इसका एक्सेप्शन हूं। तो लिमिटेशन का एक्सेप्शन क्या है? सेक्शन नंबर 27। आईपीसी का एक्सेप्शन क्या है? जनरल एक्सेप्शन। टीपी एक्ट का एक्सेप्शन क्या है? सेक्शन नंबर हमारा क्या है? सेक्शन नंबर 100। तो चैप्टर 1 कहता है प्रीलिमिनरी हो, चैप्टर 2 कहता है एक्ट बाय पार्टीज हो। देखो चैप्टर 2 अपने आप में खत्म, 5 to 53A खत्म, आधा एक्ट खत्म हो गया। तो देखा जाए तो टीपी एक्ट के 2 पार्ट है, सेक्शन 1 से 53A और 54 से लेकर 137। तो ये पहले वाला पार्ट जिसने रट लिया, समझ लो उसको टीपी एक्ट आ गया। ये बहुत खतरनाक है। ये 1882 का है, हमारे दादाजी परदादाजी के ज़माने का, हम ठहरे 2025 के बच्चे। तो अजीब से इतनी खतरनाक तो लैंग्वेज है इसकी। बदलने थे कानून, टीपी को, कॉन्ट्रैक्ट को, सीपीसी को बदल दिए कानून, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस जो समझ में आ रही थी, उल्टा हो गया, रिफ्लेक्शन गलत हो गया उनका, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 3, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कहाँ से कहाँ तक करेंगे? 54 से 57 लिख दो इसके साथ। यदि मूवेबल की करनी है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जाइए, मूवेबल प्रॉपर्टी की करनी है तो कहाँ जाना है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जाइए। चैप्टर नंबर 4 कहता है मॉर्गेज एंड चार्जेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, 58 से 104। ये जो चार्जेस है बेटा वो किस पे लगेंगे? सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही लगेंगे। सेक्शन 104 अपने आप में प्री का सवाल देता है कि मॉर्गेज से रिलेटेड यदि रूल्स बनाने हैं तो रूल कौन बनाएगा? मॉर्गेज से रिलेटेड रूल बनाने तो रूल कौन बनाएगा? ए सुप्रीम कोर्ट, बी हाई कोर्ट, सी सेंट्रल गवर्नमेंट, डी स्टेट गवर्नमेंट, ई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आज तक हम पढ़ते तो ये पढ़ते ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ एक सरप्राइज है, यहाँ पे रूल हाई कोर्ट बनाती है और ये कई बार प्री के एग्जाम में आता भी है, आ भी चुका है। तो 104 अपने आप में काम का है। तो चैप्टर 1 कहता है मैं प्रीलिमिनरी हूँ, चैप्टर 2 कहता है एक्ट बाय पार्टी है, चैप्टर 3 कहता है कि मैं तो सेल करूंगा, चैप्टर 4 कहता है मॉर्गेज करूंगा, चैप्टर 5 कहता है लीज करूंगा। कहाँ से कहाँ तक? 105 से 117। तो लीज में क्या होता है? प्रॉपर्टी लेते हो, बदले में उसको शेयर दे सकते हो, उसको क्रॉप्स दे सकते हो, सर्विस दे सकते हो, प्रीमियम दे सकते हो, रेंट दे सकते हो, मनी दे सकते हो, किसी भी रूप में हो सकता है। ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। फिर चैप्टर नंबर 6 कहता है एक्सचेंज, ठीक है, ये है एक्सचेंज। और एक हम पढ़ते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ये क्या है? एक्सचेंज। और एक हम पढ़ते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज एनआई एक्ट में, और यहाँ पे पढ़ते हैं एक्सचेंज। तो वो तो होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए, और ये होता है मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी, मनी भी हो सकता है। 118 से 121। और देन आता है गिफ्ट। मैं आपको क्या दूंगी? गिफ्ट दूंगी। जब मुस्लिम लोग की गिफ्ट की बात करेंगे तो ये चैप्टर वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, प्री का सवाल है। तो याद रखना मुस्लिम लोग के गिफ्ट के मैटर में टीपी एक्ट का गिफ्ट अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे मूवेबल इमूवेबल दोनों का करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है यहाँ पर, आपको पता है यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए 1 रुपए की भी गिफ्ट करोगे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और मूवेबल आप हजारों रुपए की कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। तो याद रखना गिफ्ट ऑलवेज रजिस्टर्ड होता है, नहीं तो राइट क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि जिसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है वहां आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया
तो आपको कोई तरह का राइट क्रिएट नहीं होगा। और देन आता है आपके पास एक्शनेबल क्लेम, ऐसा क्लेम जिसका एक्शन लिया जा सकता है। कहाँ से कहाँ तक? 130 से 137। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क है, इसके चैप्टर्स लिखो बढ़िया, लिखा के रोज सुबह सुबह इसको याद करो। याद करने के बाद सेकेंड राउंड निकालो अपना, और फिर इनके सेक्शंस लिखो, फिर उनको याद करो। थर्ड राउंड निकालो अपना, इनके क्या करोगे, सबसेक्शंस लिखो, उनके टाइटल्स बनाओ, फिर उनको याद करो। जब ये 3 स्टेज करोगे, फिर चौथा आपका स्टेज आ जाता है, फिर उसके बाद कमेंट्रीज, कोई बुक्स, कोई आती गाइड्स, उनको लो, फॉलो करो, एक्स्ट्रा चीज़ें इस पर लिखो। और 5वां आता है, फिर इसके वापस मतलब पढ़ते जाओ, फिर प्री और मेन के क्वेश्चन सोल्व करो जो मार्केट में अवेलेबल है। यदि आपने ये कंटिन्यूटी रख ली तो आपको ट्रांसफर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो याद करने का तरीका क्या है, लिख के करो। और जब इतना कर लोगे आपको कानून खुद ही समझ में आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको कानून समझ में आएगा। कई बार कहते हैं मैम समझ नहीं आता, आप पहले याद करो। देखो कानून की कला है, रट के समझ लो, समझ के रट लो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। तो मैं ये कहती हूँ आप रट के समझो, समझने बैठ गए तो कभी कोर्स ही पूरा नहीं होगा। आप याद तो करो, धीरे धीरे वो लाइन अपने आप आपको समझ में आने लग जाएगी और कानून खुद से याद हो जाएगा। ठीक है, तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डिंग क्लासेस अवेलेबल कराती है। प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू प्लस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की क्लासेस चलती है। फाउंडेशन बैच चलती है इंडिया के सभी जुडिशरी के लिए, हाई जुडिशरी के लिए, सीबीआई की एपीपी के लिए, नॉर्मल एपीओ के एग्जाम के लिए, एडी के एग्जाम के लिए, जेएलओ के लिए, लॉ रिलेटेड सारे क्लासेस हमारे चलते हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट के लिए चले जाइए। हर जुडिशरी को हम पढ़ाते हैं, लॉवर को, हायर को, जीके जीएस में नहीं पढ़ाती हूँ। क्लासेस से रिलेटेड आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी क्लासेस के वे के बारे में जानना है, फीस के बारे में जानना है, कोर्स के बारे में, आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। हमारा एक ऐप भी बना हुआ है, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस का, एपेक्स का ऐप है, वहाँ भी हमारे बहुत सारे कोर्सेज डले हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली प्री ओरिएंटेड क्लासेस चाहिए वो भी आपको रिकॉर्डिंग मोड में मिल जाएगी। प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू प्लस फाउंडेशन बैच चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। तो हमारे यहाँ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, नए बैचेस हमारे चलते रहते हैं। इन द बीच आप कभी बीच में कोर्स ज्वाइन करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाती है। आप लाइव क्लासेस में भी बैठ सकते हो, जैसे आपको मान लो आज बैच शुरू हुआ है, आपको 10 दिन बाद पता चला, तब 10 दिन बाद भी ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्टिंग के 10 दिन की आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाएगी, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारा कोचिंग सेंटर राजस्थान जोधपुर में, आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जोधपुर आके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आप घर में बैठ के भी कर सकते हो, हम जूम पे लाइव क्लासेस चलाते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन होता है, तो आप जूम के थ्रू भी कर सकते हो। और जैसे मैं क्लास खत्म हो जाती है वैसे रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है, आप केवल रिकॉर्डिंग क्लासेस ले सकते हो। और हाँ, आप ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी क्लास ज्वाइन करोगे तो रिकॉर्डिंग तो दोनों वे में मिलेगी। आप चाहे क्लास आके पढ़ोगे तब भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप क्लास आके नहीं पढ़ोगे तो भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप घर बैठ के पढ़ोगे तो भी रिकॉर्डिंग तो आपको हर वे में आपको मिलेगी। इसके अलावा क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वारी तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।